जिस पाकिस्तान ने आतंकियों के साथ मिलकर कभी पुलवामा हमले की स्क्रिप्ट लिखी थी, उन्हीं आतंकवादियों ने अब पाकिस्तान को मिटाने की कसम खा ली है। हर दिन पाकिस्तान में एक नया आतंकी हमला हो रहा है और इस बार आतंकियों का टारगेट बना है पाकिस्तान का मियांवाली एयरबेस, जिसे आतंकियों ने न सिर्फ तबाह कर दिया बल्कि वहां खड़े लड़ाकू विमानों को भी जलाकर राख कर दिया। इस हमले ने पाकिस्तान की सेना की धड़कन बढ़ा दी है, क्योंकि जिन आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना जिहाद के ऑपरेशन चलाती थी, अब उसे इन्हीं आतंकियों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंक की आग में जल रहा है। आतंकियों ने उसके मियांवाली एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया है। राख में तब्दील लड़ाकू विमान बता रहे हैं कि अब यहां कुछ नहीं बचा है। पाकिस्तान के एयरबेस पर यह हमला शनिवार तड़के उस वक्त हुआ जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी घात लगाए आतंकियों ने हमला बोला और पूरा मियांवाली एयरबेस आतंकियों की गोलियों से गूंज उठा। इस हमले में आतंकियों ने पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान जलाकर खाक कर दिए। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद पाकिस्तानी सेना सभी आतंकियों को मार गिराने में सफल रही। लेकिन इस आतंकी हमले ने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और कराची से लेकर रावलपिंडी तक सबकी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि हथियारों से लैस आतंकवादियों ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया और उसकी खुफिया एजेंसी को भनक तक नहीं लग पाई। कल यानी शनिवार की सुबह पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर जो है वो आतंकियों ने एक बड़ा आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था, जिसमें जो है काफ़ी तबाही जो है उस एयरबेस पर देखने को मिली थी। आपको बता दें कि सुबह सुबह का वक्त था, भोर का वक्त था, घुप अंधेरा था और जो है 9 आतंकवादियों ने सीढ़ी की मदद से जो है वो कंटीले तार को काटा पहले और उसके बाद एयरबेस के अंदर गए और उसके बाद अलग अलग जगहों पर अपनी पोजीशन जो है ले करके उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और एयरबेस में मौजूद 3 फाइटर जो प्लेन थे उनमें भी जो है वो आग लगा दी। और जब एयरबेस से आग की लपटें उठी तब जो है लोगों को पता चला कि एयरबेस पर जो है वो अब हमला हो चुका है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से ये दावा किया गया है कि 9 आतंकवादियों ने जो इस मियांवाली एयरबेस पर जिसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था, उन सबको जो है वो मार गिराया गया और इस घटना की जिम्मेदारी जो है वो तहरीके जिहाद नाम के एक जो है वो संगठन ने ली है। 3 दिन के बीच ये चौथा आतंकी हमला है जिसने पाकिस्तान की सेना और उसके आकाओं की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस आतंक को उसने पाला पोसा अब वही उसके लिए भस्मासुर बन गया है। बड़ी बात यह है कि वे आतंकवादी जो दूसरे मुल्कों पर अटैक करते थे, पाकिस्तान की सेना ISI उनको फाइनेंस करती थी। पाकिस्तान की अब कमर टूट गई है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, तो वही आतंकवादी अब लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी अटैक कहाँ हो रहा है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। चाहे वो मियांवाली का एयरबेस हो, जो उनका मेन हेडक्वार्टर है आर्मी का, वहाँ भी अटैक हुआ है। लाहौर में कोर कमांडर के घर पर अटैक हुआ है। इस तरह से आतंक का पूरा राज हो चुका है और इसकी जो बड़ी वजह है पाकिस्तान की अपनी नीति कि किस तरह से आतंकियों को पनाह दी गई है, उनको सरपरस्ती दी गई है। पाकिस्तान की बदहाल होती आर्थिक स्थिति, जिसमें यही आतंकी अब खुद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े संकट का सबब बन गए हैं। पाकिस्तान में 3 नवंबर को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग आतंकी हमले हुए, जिसमें 17 सैनिकों की जान चली गई। एक हमला ग्वादर में हुआ जिसमें आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया और सेना के 14 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा एक आतंकी हमला डेरा इस्माइल खान में हुआ, जहां एक बम धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
पाकिस्तान हर बीतते दिन के साथ में आतंकी हमलों का गढ़ बनता जा रहा है। लगातार 3 दिन 3 आतंकी हमले, और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान की ज़मीन आतंकवादियों के लिए दुनिया की सबसे उर्वर और सबसे उपजाऊ ज़मीन बन चुकी है। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को पाला पोषा, उसे हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, वही आतंकवाद पाकिस्तान के अपने गले की फांस बन चुका है। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर हुए हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने ली थी, जिसने मियांवाली हमले के बाद एक पोस्टर भी जारी किया है। उसने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के एयरबेस और 2 अलग-अलग परिसरों में घुसकर न सिर्फ वायुसेना को खत्म कर दिया है, बल्कि 40 छोटे बड़े लड़ाकू विमानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। यानी जितना दावा पाकिस्तानी सेना कर रही है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसे इस आतंकी हमले में हुआ है। तहरीक-ए-जिहाद ने वायुसेना अधिकारियों के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में घुसकर करीब 30 कर्मियों को मारने का भी दावा किया है। तो क्या पाकिस्तानी सेना आतंकी हमले में हुई अपनी नाकामी को छुपा रही है? ऐसी सूरत हाल के ऊपर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि इस सिनेरियो के अंदर, ऐसे हालात के अंदर, मुल्की हालात जबकि इकॉनमी के भी ये हैं, ऊपर से ये इस तरह हमले हो रहे हैं, तो सबको यकजा हो कि एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए इसके ख़िलाफ़, और फुली तौर पे जो पाकिस्तान आर्मी है उसको सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-जिहाद इस आतंकी संगठन ने ली है, जिसने ये दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 40 छोटे बड़े विमानों को तबाह किया है, जबकि पाकिस्तान इसकी संख्या कम बता रहा है। तो क्या पाकिस्तान सच छुपा रहा है? जिस तहरीक-ए-जिहाद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, वो इससे पहले चमन, बोलान, स्वात के क्षेत्र कबल और लकी मरूत में हुए हमलों की जिम्मेदारी भी ले चुका है। यानी पाकिस्तान में इस आतंकी संगठन का फैलाव तेजी से हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। ये एक नया आतंकी संगठन है, जिसने अपने गठन की घोषणा इसी साल 24 फरवरी को की थी। जानकार बताते हैं कि ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसकी स्थापना पाकिस्तान में जिहाद छेड़ने के इरादे से की गई है, जो तालिबान की तरह पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहता है। जानकार बताते हैं कि इस संगठन को खाद पानी तालिबान से मिलता है, क्योंकि नवंबर 2022 में तहरीक-ए-तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का समझौता खत्म हुआ था, जिसके बाद यह संगठन वजूद में आया। और तभी से पाकिस्तानी फौज पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। अब तक हुए हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल इस बात का है कि क्या पाकिस्तान अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गया है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना को ही सुप्रीम बॉस माना जाता है। यहाँ वही होता है जो सेना चाहती है। लेकिन अगर सेना पर ही हमला होने लगे तो सवाल लाजमी हो जाता है, क्या पाकिस्तान के लिए अपनी लगाई आतंक की फैक्ट्री को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है? 2023 का साल पाकिस्तानी सैनिकों के लिए काल बन गया, और यह खुलासा हुआ है पाकिस्तान सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी की स्टडी में, जिसके मुताबिक 2023 के पहले महीने से 9 महीने में पाकिस्तान के 386 सैनिक आतंकी हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब बीते कुछ दिनों में आतंकी हमलों की रफ्तार इस कदर बढ़ गई है कि पाकिस्तानी फौज को अपनी जान की फिक्र सताने लगी है कि पता नहीं कब हमला हो जाए और जान बचाना मुश्किल हो जाए। भारत मेक इन इंडिया के दम पर दुनिया में धूम मचा रहा है, तो पाकिस्तान अपने ही कर्मों की सजा पा रहा है। पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, कभी मस्जिद में, कभी स्कूलों में, तो कभी बाजारों में।
कभी आत्मघाती हमले होते हैं तो कभी आईईडी ब्लास्ट में दर्जनों लोगों की जान चली जाती है। पाकिस्तान में घर से निकलते वक्त लोगों की जान हलक में अटकी रहती है। पता नहीं कब बम फट जाए और कब जान चली जाए। लेकिन सवाल बड़ा है कि जो पाकिस्तान हाफिज सईद को अपना आका और अजहर मसूद को अपना माई बाप मानता है, जो कश्मीर में हमले करने की साजिश रचता है, पुलवामा के मास्टरमाइंड को पनाह देता है, जो मुंबई हमले के सबूत मांगता है, वो पाकिस्तान आज खुद आतंक को लेकर आंसू क्यों बहा रहा है? तो जवाब एक लाइन में है, जो बोया है वही पाएगा। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री में जलकर खाक हो जाएगा। ये अंदर से ही हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? देखें, जब भी इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा होती है, ये कश्मीर का इशू छेड़ देते हैं, ये बॉर्डर लाइन पे इशू छेड़ देते हैं। किस लिए छेड़ते हैं? कि आप और मुझे इस खौफो हरास में रखें। पाकिस्तान में तहरीकें कैसे बन जाती है? कोई कहती है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये तहरीके जहाद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, ये सारे ये आतंकी ग्रुप यहाँ पर क्यों बनते हैं? ये तो अब बड़े लेवल पे बात है कि हमें जो है ना अपने जो ये पनाहे, हमें पता नहीं कैसे लोग आ जाते हैं। ये इसी तरह ही ना, जैसे ये अफगानिस्तान बॉर्डर लगता है साथ, ये दहशतगर्द है, तो इनको नहीं, अब इनको निकालने की बात की है कि अपने जो है ना आप मेरिट पे आए, वीज़ा लेके आए, वीज़ा देके जाएं। अपने 77 सालों के इतिहास में सिर्फ पाकिस्तान ने एक ही आविष्कार किया है और वो है आतंकवाद। अब यही आतंकवाद उसकी कब्र खोदने में लगा है। तहरीके जिहाद के आतंकी हाल के दिनों में पाकिस्तान के सैनिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। हाल में तो इस संगठन ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ खुले तौर पर जंग का ऐलान कर रहा था। पाकिस्तान खुद आतंक की पाठशाला चलाता रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में जो तालिबानी आतंकी कैंप फल फूल रहे हैं, उनमें से ज्यादातर की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही हुई है। लेकिन अब यही तालिबानी आतंकी संगठन पाकिस्तान और उसकी फौज के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ये आतंकी किस तरह से काल बन गए हैं, इसे आप पाकिस्तान सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। इसके मुताबिक साल 2023 के पहले 9 महीनों में आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान के 386 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है, जो 8 साल का उच्चतम स्तर है। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2023 की तीसरी तिमाही में ही 190 से ज्यादा आतंकवादी हमलों और आतंकवादी विरोधी अभियानों में पाकिस्तान में 445 लोगों की जान चली गई, जबकि 440 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। मियांवाली से पहले एक आतंकी हमला पाकिस्तान में सितंबर महीने में हुआ था, जिसमें तहरीके जिहाद के आतंकियों ने पाकिस्तान के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। बाद में उसने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ खुले तौर पर जंग का ऐलान था। जानकार बताते हैं कि तालिबान के आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के चित्राल और उसके आसपास के हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। इसी खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान ने डूरन लाइन बॉर्डर पर बड़ी संख्या में आर्मी तैनात कर दी है। मौजूदा वक्त में वहां करीब 1 लाख से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, उसे डूरन लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान इसे बाउंड्री लाइन मानता है, लेकिन तालिबान खैबर पख्तूनख्वा राज्य को अपना हिस्सा मानता है। अफगानिस्तान की सल्तनत पर कब्जे के साथ ही तालिबानियों ने डूरन लाइन को मानने से इनकार कर दिया और यहीं से पाकिस्तान से शुरू हुई जिहाद की जंग। क्योंकि जिस स्पीड से पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आ जाएगा और फिर बदहाली के दलदल में घुसे पाकिस्तान के लिए इससे निपटना असंभव हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं अरबपति जूस वाला सीएम बघेल का नाम और घोटाले का गड़बड़ झाला। ये एक सट्टेबाज जूस वाले की दिलचस्प कहानी है, जिसमें कई किरदार हैं। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि इसमें सबसे बड़ा नाम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। जब से ईडी की रिपोर्ट आई है, तब से बीजेपी पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल को कटघरे में खड़ा करने के लिए तैयार है और वो खड़ा कर भी रहे हैं अपने चुनावी भाषणों में।
उन पर करोड़ों रुपए लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर में सीएम बघेल का अरबपति जूस वाले से कोई ताल्लुक है? अगर जुड़े हैं इसके तार तो कैसे? क्या जूस वाले सट्टेबाज ने सीएम बघेल को फंसा दिया या ऐसे चेहरे हिस्सेदार हैं कई? आज दुर्ग से लेकर दुबई तक इसी की हम पड़ताल करेंगे। सात नवंबर को छत्तीसगढ़ के रण में पहले चरण की वोटिंग होगी। क्या वोटिंग से पहले कांग्रेस बड़ी मुसीबत में फंस गई है? क्या बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। क्या एक जूस वाले ने छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया है? कुछ दिनों से ये सवाल सबके मन में है, क्योंकि निशाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे विश्वसनीय चेहरे पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये जो महादेव ऐप है, ये कांग्रेस की और भूपेश बघेल जी की अवैध कमाई का सबसे बड़ा साधन है। आखिर ये महादेव ऐप चलाने वाले भिलाई और दुर्ग से ही क्यों हैं? और मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी, ये सब दुर्ग जिले से हैं। ईडी के हवाले से बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर करीब 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। इस पैसे का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में करने का भी आरोप है। मेरी जानकारी में तो एक बार महादेव ऐप के जो सरगना हैं, उनको छत्तीसगढ़ पुलिस ने पकड़ भी लिया था, बाद में उनको छोड़ दिया और उनसे अवैध उगाही बड़ी मात्रा में की जाती रही। 5 करोड़ रुपए भिलाई में पकड़ा गया, वो भी महादेव ऐप का ही पैसा है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर पहले से चर्चाएं थीं। उसके प्रमोटर की शादी के खर्चों पर खबरें छपती रहीं, लेकिन 2 नवंबर से पहले तक हवाला के इस खेल से सीएम भूपेश बघेल का नाम नहीं जुड़ा था। 2 नवंबर को ईडी को खुफिया जानकारी मिली कि 7 और 17 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनावों में हवाला के जरिए पैसे आ रहे हैं। महादेव ऐप के प्रमोटरों की ओर से छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले भेजी जा रही है। पहले चरण की वोटिंग के ठीक 5 दिन पहले ईडी को इस घोटाले में बड़ी लीड मिलती है। फिर जांच तेज की जाती है, आरोपी पकड़े जाते हैं और जब इस खेल में शामिल खिलाड़ियों के बारे में पूछताछ होती है तो चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं। सवाल है, हवाला के इस कारोबार में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम कैसे जुड़ा? इसका जवाब समझने से पहले जूस वाले की जिंदगी के पन्नों को पलटना होगा। जब तक आप जूस वाले अरबपति को नहीं समझेंगे, तब तक भूपेश बघेल तक पहुंचने वाली कड़ी को नहीं जान पाएंगे। इस कहानी का मुख्य किरदार है सौरभ चंद्राकर। कुछ साल पहले तक सौरभ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जूस फैक्ट्री के नाम से जूस की एक दुकान चलाता था। सड़क के किनारे जूस बेचने वाले चंद्राकर की कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था। इतना पैसा कमाना चाहता था कि उसका नाम अमीरों की लिस्ट में आ सके। सौरभ चंद्राकर ने पहले जूस की दुकान का विस्तार किया। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जूस फैक्ट्री नाम से दुकान खोली। वहां पर अपने लोगों को तैनात कर दिया। सौरभ चंद्राकर ने जूस सेंटर चलाने से ही अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन जिस लड़की को वो प्यार करता था
उसकी शादी में उसने उसे 90 करोड़ रुपए का हीरा दिया है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, 90 करोड़ का हीरा अपनी पत्नी को दिया है और बचपन से ही उस लड़की से वो प्यार करता था। सौरभ चंद्राकर ने इतना महंगा गिफ्ट कहां से लिया होगा? क्या जूस की कमाई से या कहीं और से भी पैसे बनाता था? दरअसल सौरभ चंद्राकर को जूस बेचने के साथ साथ सट्टा खेलने की भी आदत थी। पहले वो ऑनलाइन सट्टा खेलता था, लेकिन कोरोना की वजह से ऑनलाइन सट्टेबाजी करने लगा और लॉकडाउन के दौरान उसने सट्टेबाजी ऐप बनाने का फैसला किया और अपने ऐप का नाम महादेव गेमिंग बैटिंग ऐप रखा, जिसकी मदद से वो लाखों करोड़ों रुपए की कमाई करने लगा। एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। महादेव बेटिंग ऐप पर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस मामले में शुभम सोनी नाम का शख्स उसने एक बड़ा दावा कर दिया है। शुभम सोनी ने कहा है कि वो ही महादेव बैटिंग ऐप का मालिक है। शुभम ने दावा किया कि उसकी मुलाकात सीएम से कराई गई थी। शुभम ने कहा है कि सीएम ने मुझसे कहा दुबई जाओ और अपना काम बढ़ाओ। उसने ये भी दावा किया है कि अब तक 508 करोड़ दे चुका है वो, फिर भी उससे दिक्कत हो रही है। शुभम सामने आया और उसने कहा कि ये जो ऐप है ये उसका है और उसने सीएम से मुलाकात की थी, 508 करोड़ रुपए दिए हैं, फिर भी अभी दिक्कत हो रही है। ये बड़ी अपडेट शुभम सोनी शख्स का नाम है, अचानक से सामने आता है और उसने कहा है कि सीएम ने मुझसे कहा था कि दुबई जाओ और अपना काम बढ़ाओ। मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था, फिर भिलाई में हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, फिर मैंने उनसे मीटिंग की, उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया, जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। तो यही वो शख्स था शुभम जिसने ऐसा दावा किया है कि उसने सीएम भूपेश बघेल को पैसे दिए हैं। जांच में और बातें सामने आएंगी, इसका दावा सच्चा है या झूठा है